कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग मतलब पूरी मान लिया ना अभी तक तो ना, ये निकालो पूरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट है। अब समझ आएगा आपको फॉर्मेट की इंपॉर्टेंस कि क्यों आइटम्स तो कितने से हैं, ये तो बहुत ही कम है। और सर कैश फ्लो पूरा पूरा स्टेटमेंट, इतने तो आइटम्स ही नहीं है, तो जरूरी थोड़ी ना सारे आइटम्स होंगे। तो आप ध्यान से देखना प्लीज, एक ट्रेलर कि क्वेश्चन अप्रोच कैसे होता है। स्टेप वन, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स। तो हमें क्या गिवन है, हमें तो सरप्लस गिवन है, तो मतलब हमें पहले कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स गिवन है, नहीं गिवन है, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। तो पहले वर्किंग नोट नंबर 1 बनेगा। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर, सरप्लस दे रखा है 2 साल का, ये हमेशा ध्यान रखना, ये लिखना करंट ईयर प्रीवियस ईयर, कभी पहले प्रीवियस ईयर होगा तो इसको जरूर ध्यान रखना है। 23-22, तो 80 - 60, 20,000। अब ध्यान से सुनना, क्या होता था, एड प्रोविजन फॉर टैक्स है क्या, नहीं है। प्रपोज डिविडेंड है क्या, नहीं है। इंटरिम डिविडेंड है क्या, नहीं है। रिफंड ऑफ टैक्स है क्या, नहीं है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यही सेम है, यही सेम है, क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। समझ आया। तो आपको फॉर्मेट बताना चाहिए ना कि ढूंढना क्या है, वरना तो आप रीड ही करते रह जाओगे। प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है सर, प्रोविजन फॉर डेप्रीज, अरे बिल्कुल अलग आइटम है। प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है, प्रपोज डिविडेंड नहीं है, इंटरिम डिविडेंड नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन नहीं है, रिफंड नहीं है, आगे बढ़ जाओ। तो ये तभी आगे बढ़ पाओगे जब आप ये चेकलिस्ट पे टिक मार दिया, उसके लिए पता होना चाहिए ना किस किस का ध्यान देना था। अब नेक्स्ट स्टेप, ऐड क्या, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऐड नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ट्रेड रिसीवेबल्स, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगा। इन्वेंट्री, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आउटस्टैंडिंग रेंट, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, गुडविल नहीं है। प्रीपेड इंश्योरेंस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ट्रेड पेबल्स, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब ध्यान से देखना, एक एक करके बात करते हैं। पहले गुडविल, जब साल शुरू हुआ तो 38 की थी, अब 30,000 की है, तो गुडविल की वैल्यू गिर गई। गिरने का रीजन क्या होगा, बेची होगी गुडविल, यस और नो, रॉन्ग। गुडविल राइट ऑफ हुई होगी। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ गुडविल, अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो वो क्या होता है, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल और गुडविल रिटर्न ऑफ। कितनी राइट ऑफ हुई, 8,000। ओके, लिखने की जरूरत है मुझे, बता चुका हूं पहले भी काफी बार। ये इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कोई एसेट बेचा है हमने, नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंक्रीज इन द वैल्यू, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ provision for depreciation represents current year depreciation, represents current year depreciation। जब साल शुरू हुआ तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था, 30,000 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और साल खत्म हुआ तो 40 हो गया, तो इस साल 10,000 डेप्रिसिएशन और चार्ज हुई होगी, करंट ईयर डेप्रिसिएशन। करंट ईयर डेप्रिसिएशन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस माना जाता है, बट इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, इसीलिए इसको ऐड करते हैं। तो कौन सा ऐड होता है, डेप्रिसिएशन फॉर द करेंट ईयर। समझ आया ना कैसे कैलकुलेट हुआ, इंपॉर्टेंट है।
क्लियर? और कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है और कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे। 18,000, 38,000, तो अब क्या आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। पढ़ते हैं पहले तो। ट्रेड रिसीवेबल्स 31 से 25 डिक्रीज हो रहे हैं। इन्वेंट्रीज 60 से 80 इंक्रीज हो रही है। आउटस्टैंडिंग रेंट डिक्रीज हो रहा है। करंट एसेट डिक्रीज, करंट एसेट इंक्रीज, करंट लायबिलिटी डिक्रीज। प्रीपेड इंश्योरेंस 2000 से 1000, करंट एसेट डिक्रीज। क्रेडिटर्स, करंट लायबिलिटी डिक्रीज। तो आराम से आइडेंटिफाई करेंगे पहले, फिर वहां पुट करेंगे, क्योंकि पहले ऐड आएगा फिर लेस आएगा। तो ऐसे नहीं कि जिस ऑर्डर में वो क्वेश्चन कभी ऐड हो रहा है कभी लेस हो रहा है, नहीं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है ऐड वाले कौन से हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल, करंट एसेट्स गिर गए, तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज चाहिए। तो ट्रेड रिसीवेबल्स कितने से गिर गए? 6,000। तो यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स कितना? 6,000। तो ये हो गया। फिर इंक्रीज यहाँ नहीं आएगा, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज नहीं आएंगे। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, प्रीपेड इंश्योरेंस, डिक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस, डिक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस कितना? 1,000। तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी है ना, 38,745 माइनस होगा, क्या माइनस होगा? इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो हम ये ट्रेड रिसीवेबल दिखा दिया और प्रीपेड इंश्योरेंस दिखा दिया। अब करंट एसेट्स बढ़ गए, इन्वेंट्री 20,000, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज कितना? तो जो डिडक्शन है वो ब्रैकेट्स में दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट 9,000, और डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 6,000। कितना? 6,000, 29,635। क्या हो रहा है? डिडक्ट हो रहा है 45 माइनस 35, 10,000। तो ये क्या निकला? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या निकला? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर क्या आता है? टैक्स पेड लेस टैक्स पेड। टैक्स है क्या? नहीं है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हैं क्या? नहीं है। तो ये सब नहीं है। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस विल बी इक्वल टू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। समझ आई बात? तो दिस इज कैश फ्लो, ये ट्रेलर है कैश फ्लो का। पूरा कैश फ्लो ऐसे ही होगा कि आपको फॉर्मेट आता है ना, तो ही कर सकते हो मतलब। और हाँ, एक बहुत बड़ी गलती काफी बच्चे करते हैं, वो फॉर्मेट साथ में रख लेते हैं कि सर हम दिमाग अपना लगाएंगे बट फॉर्मेट से रिलेट कर पाएंगे ना, फॉर्मेट साथ में रख दिया। मैं कह रहा हूँ वो सबसे बड़ी गलती, क्योंकि आप समझे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? फॉर्मेट याद करना। तो आप क्वेश्चन करोगे, अटकोगे, दिमाग पे जोर डलेगा, फिर रेफर करोगे फॉर्मेट, रेफर करोगे तो वो बार बार रिकॉल हो रहा है तो याद हो जाएगा शायद 10 क्वेश्चन के बाद। लेकिन जहां आपने फॉर्मेट सामने रख दिया, जहां आपने फॉर्मेट सामने रख दिया, आप उसको कभी याद नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको फॉर्मेट याद नहीं है तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं कर पाएंगे। आप इस बात को समझ जाएं कि फॉर्मेट तो आपको याद ही करना है। तो तरीके क्या है याद करने पे, उस पर फोकस करना बेटर रहेगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन में फॉर्मेट याद नहीं होता। फॉर्मेट धीरे धीरे याद होगा। आपने याद कर लिया एक बारी, नहीं होगा याद, फिर जैसे आप अप्लाई करेंगे भूलेंगे, फिर रिकॉल, फिर अप्लाई करेंगे। तो जैसे जैसे अप्लाई करते जाएंगे
और अगर दिमाग पे जोर डालेंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट याद हो जाएगा, और अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट याद हो गया तो ये चैप्टर हो सकता है, फिर चैप्टर करना मुश्किल नहीं होगा। मतलब अब अगर आपके सामने ये आंसर देख रहा हूँ तो कितनी ऑब्वियस सी बात है ना कि अरे बस ये ऐड ही, तो जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स ऐड होंगे या लेस, ट्रेड पेबल्स ऐड होंगे। तो इतनी सी बात पता होनी चाहिए, है ये इतनी सी बात, लेकिन कहाँ पे, स्टेप 1 में, स्टेप 2 में, स्टेप 3 में, कहाँ पे, तो वो तो फॉर्मेट का पार्ट है ना। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 12।